हेलो एवरीवन, मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं साइंस, मैथ्स, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एट learnohub.com। तो बच्चों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जिसमें बोला गया है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन गिवन दैट द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg and mass of the sun is 2 × 10⁻30 kg. The average distance between the two is 1.5 × 10⁻11 मीटर। तो पहले हमारा काम होगा, जैसा कि हमेशा करते हैं, दैट इज गिवन पोर्शन को लिखना। तो गिवन है हमारे पास मास ऑफ अर्थ, जिसको हम डिनोट करने वाले हैं ME से, जिसकी वैल्यू हमें दी गई है क्वेश्चन में, दैट इज 6 × 10⁻24 kg। देन आपके पास गिवन है मास ऑफ सन, जिसको हम डिनोट करेंगे MS, जिसकी वैल्यू है 2 × 10⁻30 kg। देन यू हैव गिवन द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू मान लेते हैं R, 1.5 × 10⁻11 मीटर। आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और इसका फॉर्मूला हमने बिल्कुल पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर, दैट इज F = G ME MS अपॉन R²। अब आप सोचोगे कि मैम ये हमने तो ME MS वाला फॉर्मूला कुछ नहीं पढ़ा है। तो बच्चों, आपने पढ़ा है फॉर्मूला F = G M1 M2 अपॉन R²। यहाँ पर ये क्या होता है? मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट एंड मास ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट, यही होता है। तो हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है अर्थ और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? सन। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ME MS लिखा है। बात हो गई क्लियर? कोई डाउट नहीं रहा। अब देखो क्या करना है। अब आप यहाँ पर जानते हो क्या कि G क्या होता है? G क्या होता है हमारा? वेयर G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या पढ़ी है आपने? 6.676 × 10⁻11। यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। यही पढ़ा है, ठीक है। अब जब यहाँ पर सारी वैल्यूज आप रख दोगे, G की वैल्यू आपको पता है, ME पता है, MS पता है, R पता है, तो आपका ये निकल आएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। बिल्कुल। तो हम सारी वैल्यूज को जब रखेंगे तो यहाँ पर G की वैल्यू आएगी 6.67 × 10⁻11। ME की वैल्यू क्या है? 6 × 10⁻24 एंड MS की वैल्यू है 2 × 10⁻30 अपॉन R² विच इज 1.5 × 10⁻11 का होल स्क्वायर। यही होगा। अब क्या करना है? सिर्फ मैथमेटिकल सॉल्यूशन करना है, कैलकुलेशन करना है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, आपको कितना आंसर मिलेगा? आपको सॉल्व करने के बाद जो आंसर मिलने वाला है, दैट इज 3.57 × 10⁻22 और न्यूटन। यूनिट क्या होती है फोर्स की? न्यूटन। तो हमारा आंसर आ गया। तो आप लिख दोगे हेंस द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज 3.57 × 10⁻22 न्यूटन। बात हो गई क्लियर? जब बात हो गई है क्लियर, तो चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें बोला गया है अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाइट
ठीक है, एक टावर से फेंका गया है, कितना टावर, हाइट कितनी है 100 मीटर, एंड उसी टाइम पर एक स्टोन को प्रोजेक्ट किया गया है वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद द वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द स्टोन्स विल मीट, कब और कहाँ मिलेंगे। ठीक है, पहले काम क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहला स्टेप हम लेंगे इसके फिगर को ड्रॉ करना। इसके फिगर को ड्रॉ करने के लिए हम पहले बनाएंगे एक ग्राउंड जिस पे क्या है, एक टावर है जिसकी हाइट हमें गिवन है 100 मीटर। अब इस 100 मीटर हाइट के टावर पर एक स्टोन है जिसको ड्रॉप किया गया है। ठीक, जब इसको ड्रॉप करा जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर हाइट से, इसको मान लेते हैं हम स्टोन ए, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, यहाँ पर 0 रहेगी। ठीक, अब यहाँ पर इसी टाइम पर जब इसको नीचे फेंका जा रहा है, उसी टाइम पर एक और स्टोन है ग्राउंड पर जिसका हम नाम दे देते हैं स्टोन बी। ठीक है, इसको प्रोजेक्ट किया गया है ऊपर की तरफ विद द वेलोसिटी, इसकी कितनी हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। अब ये दोनों कब और कहाँ मिलेंगे, एक पर्टिकुलर सेम पॉइंट पर। हम मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को हमने फेंका है स्टोन बी को, वो कहाँ पर मिलेगा, इतनी हाइट तक गया होगा, जिसको हम मानेंगे इस हाइट तक इस स्टोन बी को पहुंचने की डिस्टेंस हमने मान ली x। जब इसको हमने मान लिया है x, तो यहाँ पे से जब ये पूरा हमारे पास 100 है और ये हमारे पास x है, तो इस स्टोन A के लिए क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 100 माइनस x, और ये हो जाएगा इनका मीटिंग पॉइंट जिसका हम नाम दे देते हैं P। ठीक है, इस पॉइंट पर कहीं ये मिले होंगे आपस में। बात हो गई क्लियर। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे एंड यहाँ पर से पहले हम एक अज्यूम करेंगे, लेट द टू स्टोन्स मीट आफ्टर द टाइम t फ्रॉम द स्टार्ट। कुछ टी टाइम के बाद ये मिले होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कब मिलेंगे, तो टाइम निकाल लेते हैं। अब यहाँ बात करते हैं पहले स्टोन की, जिसके लिए सिनेरियो दूसरा है क्योंकि उसको नीचे फेंका गया है। बात हो रही है क्लियर। तो स्टोन ए की अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी सिचुएशन क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर हाइट पर रखा गया है। ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो जब ये रखा गया है तो ये किस में, ये रेस्ट में है। जब ड्रॉप करूंगी तब इसकी वेलोसिटी आएगी। बात हुई क्लियर। तो यहाँ पर आप लिखोगे फॉर स्टोन ए, व्हेन अ स्टोन इज allowed to fall from the top of tower, then initial velocity of स्टोन ए, जिसको हम ले लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं u इक्वल टू 0 रहेगी, रेस्ट पोजीशन पर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि जब ये 0 इसकी इनिशियल वेलोसिटी है और p तक आने में इसको कितना डिस्प्लेसमेंट इसने किया है, 100 माइनस x का। तो आप यहाँ पर लिखोगे अब लेट द डिस्प्लेसमेंट of stone A in time t is 100 माइनस x। ठीक, डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर हो और जहाँ पर u भी हो, वो कौन सी इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन की, बिल्कुल s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। मैं जी टी स्क्वायर क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है इस चैप्टर के अंदर, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम नीचे की तरफ फेंकते हैं तब क्या होता है, एक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है। तो यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है उसकी जगह पर हम लिख देते हैं जी। जी क्या होता है हमारा
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात हुई क्लियर। यहाँ पर हमारे पास s क्या है 100 माइनस एक्स, u ज़ीरो है तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। 0 प्लस हाफ 9.8 टी स्क्वायर। यहाँ से आपकी एक फर्स्ट इक्वेशन बनेगी 100 माइनस एक्स इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। नेम इट इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारे पास आ चुकी है। कब आई है, जो हमने बात करी है सिर्फ इस स्टोन की जो ऊपर से फेंका गया है। अब बात करेंगे स्टोन बी की। जब हम बात करने जा रहे हैं स्टोन बी की, तो आपको क्या पता है, आपको पता है कि वो स्टोन बी जो है वो ग्राउंड से हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं विद अ वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। तो स्टोन बी की कंडीशन है कि स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। तो यहां पर हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वेलोसिटी हमको गिवन है, दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। अब अगर यहां पर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो लेट द डिस्प्लेसमेंट of stone B in time t from the ground कितना है बच्चों, फिगर में देखो तो यहां से x है आपके पास, इज x मीटर। ठीक है, इक्वेशन कौन सी हमें यूज करनी है, सेम इक्वेशन जो हमने फर्स्ट में यूज करी थी स्टोन ए के लिए। डिफरेंस क्या आने वाला है कि यहाँ पर जो g है वो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों हो रहा है नेगेटिव, क्योंकि हम उस स्टोन को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो एक्सीलरेशन हमारा ग्रेविटी का लगता है नीचे, तो यहाँ पर वो क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। बात हुई क्लियर, तो नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पर u आपको पता है, s की जगह क्या लिखोगे x, u कितना दिया है 25t प्लस हाफ माइनस 9.8 टी स्क्वायर। x इक्वल टू 25t प्लस लिखूंगी माइनस क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस 4.9 टी स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन 2। ठीक है, अब आपको इन दोनों इक्वेशन को देख के आपको ये दिख रहा है कि ये दोनों जो इक्वेशन है यहाँ पर x और t के वेरिएबल्स हैं, दिख रहे हैं ना। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इन दोनों इक्वेशन को जैसे ही ऐड करोगे तो आप देखोगे ऐसी इक्वेशन को ऐड करते समय LHS ऐड होते हैं और RHS ऐड होते हैं। सबने पढ़ा है ना मैथमेटिक्स में, बिल्कुल पढ़ा होगा। तो जैसे ही आप ऐड करोगे तो क्या होगा, देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैम ऐड क्यों कर रहे हो, चाहो तो आप ये भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन 2 को इस इक्वेशन 1 में रख दो। कैसे, जहां पर x है वहां पर क्या रख दो, ये रख दो, उससे भी आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर जैसे आप ऐड करोगे तो क्या दिख रहा है आपको, 100 माइनस एक्स प्लस एक्स LHS एंड यहाँ पर 4.90 स्क्वायर प्लस 25t माइनस 4.9 टी स्क्वायर। क्या किया है हमने, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड करा है। और आप क्या कर सकते हो, एल्स आप यहाँ पर x की जगह पर इक्वेशन 1 में ये पूरी इक्वेशन रख दो, उससे भी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया कैंसिल और यहाँ पर ये हो गया कैंसिल। क्या रिमेनिंग रहा, 100 इक्वल टू 2.5, क्या रिमेनिंग रहा, 100 इक्वल टू 25t। यही आया, t की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सेकेंड। इसका मतलब ये दोनों जो स्टोन्स हैं हमारे वो आफ्टर टाइम कितना, 4 सेकेंड वो आप मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे these two stones will meet after 4 सेकेंड।
तो हमने व्हेन तो निकाल लिया, अब क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, हमको निकालना है वेयर, कहाँ मिलेंगे। ठीक है, अब क्या करें, अब इस t की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे ना तो हमारा x निकल आएगा ना, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन हमारे x और t के वेरिएबल थे, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी पुट द वैल्यू ऑफ। तो बच्चों जैसे ही हमको टाइम मिल गया, टाइम का मिलने का मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों स्टोन हैं ये आफ्टर 4 सेकेंड मिलेंगे। ठीक है, तो हमें व्हेन मिल गया। अब क्या निकालना बचा है हमारे पास, वेयर। उसको निकालने के पहले आप यहाँ पे लिखोगे these two stone will meet after 4 सेकेंड। अब जैसे ही आपको वेयर निकालना है तो जैसे टाइम आ गया है, आपको ये दिख रहा है स्क्रीन पर कि इक्वेशन 1 और 2 जो हैं वो दोनों ही x और t के वेरिएबल हैं। x क्या है, हमारा डिस्टेंस है ग्राउंड से p तक की, मालूम है ना, तो उसी पॉइंट पर ये लोग मिलने वाले हैं, ये भी पता है आपको। तो जैसे ही आप जो t की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में चाहे इसमें रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कहाँ पर ये दोनों मिलने वाले हैं उतनी डिस्टेंस आपको मिल जाएगी। तो चलो कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1 रखेंगे तो वहां पर आप देखोगे 100 माइनस एक्स इक्वल टू 4.9 इंटू 4 स्क्वायर, यही होने वाला है क्योंकि टी स्क्वायर है। तो यहाँ से हो जाएगा 100 माइनस एक्स इक्वल टू 4.9 इंटू 16 कैसे, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आने वाला है x इक्वल टू 21.6 मीटर। सॉल्व करने पे कितना मिल जाएगा, 21.6 मीटर। ठीक है, तो आप लिख दोगे द stones will meet at a distance of 21.6 meter from the ground in 4 सेकेंड। ठीक है, आंसर हो गया सॉल्व। कैसे, क्योंकि हमने निकाल लिया है व्हेन और वेयर द टू स्टोन विल मीट। इसका मतलब ये क्वेश्चन पूरा हो गया सॉल्व। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें बोला गया है अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड। ये बात को ध्यान से पढ़ना इतना, ठीक है, कि एक बॉल को जब फेंका गया है ऊपर से वो नीचे जितनी देर में आया है वो आपको टाइम दिया है 6 सेकेंड। तो जब ये 6 सेकेंड हमको टाइम दिया गया है, फिर से देखो एक बॉल है जिसको ऊपर फेंका, तो जितने में वो ऊपर गया और नीचे आया, ये टोटल टाइम हमारे पास है। मतलब टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट को मिला के हमारे पास टोटल टाइम दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना दिया गया है आपको, t इक्वल टू 6 सेकेंड दिया गया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब उसको फेंका गया होगा तो ये टाइम क्या हो जाएगा, हाफ। यहाँ पे मतलब 3 सेकेंड जाने में लगे होंगे ऊपर, 3 सेकेंड लगे होंगे आने में। बात हो रही है क्लियर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर ए पार्ट में आपको निकालना है द वेलोसिटी विथ विच इट वॉज थ्रोन अप। किस वेलोसिटी से इसको ऊपर फेंका गया है वो हमको निकालना है। तो पहले आप यहाँ पे लिखोगे एज द बॉल थ्रोन अप vertically returns to the thrower after 6 seconds, then we can say that the ball takes 6 seconds for its upward and downward
जनवरी। ठीक है, बात हुई यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ से हम ये भी कंक्लूड कर देंगे कि जो अब जो टाइम है, टाइम टेकन फॉर अपवर्ड कितना हो जाएगा, T/2, 6/2, 3 सेकेंड। और हम इस कंडीशन में ये भी जानते हैं कि टाइम ऑफ एसेंट ऊपर जाने का टाइम इक्वल टू नीचे जाने का टाइम, वो क्या रहता है, सेम रहता है। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू द टाइम ऑफ डिसेंट। एसेंट क्या है, जितनी देर में वो ऊपर पहुंचा, डिसेंट क्या है, जितनी देर में वो नीचे आया। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड हो जाएगा। अब जैसे ही इतनी बात हो गई क्लियर, तो अब हम देखेंगे इसका ए पार्ट। तो ए पार्ट में क्या बोला गया है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि किस वेलोसिटी से इसको ऊपर फेंका गया है, वही निकालना है। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ लगता है, नीचे की तरफ लगता है। तो जी क्या हो जाता है हमारा, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट साइन क्या रहता है, माइनस। तो हम लिखेंगे एस द ऑब्जेक्ट और बॉल thrown up, acceleration due to gravity g equal to minus 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब हमने ये देख लिया कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फेंकने के टाइम पर नेगेटिव है क्योंकि ऊपर फेंका गया है, अब हमने और क्या पढ़ा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम फेंकते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u होती है एंड उसकी फाइनल वेलोसिटी एक पॉइंट पर आकर 0 होती है, फिर वो वापस आ जाता है, यही पढ़ा है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, v इक्वल टू 0। मतलब समझ में आया क्यों है, क्योंकि फेंकने के टाइम पर तो कुछ वेलोसिटी होती है, बट एक पर्टिकुलर टाइम पर उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 होती है, जहाँ से वो ड्रॉप होने लगता है, पढ़ा हुआ है। तो v इक्वल टू 0 हो गया। अब कौन सी इक्वेशन यूज करें जहां पर u भी आए, क्योंकि हमें u तो निकालना ही है। आपको क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, जिस वेलोसिटी से आपने उसको ऊपर फेंका है, u निकालना है। तो जहां पर v हो, u हो, g हो, ऐसी कौन सी इक्वेशन हो सकती है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, v इक्वल टू u प्लस a t। यहाँ पर एक ही जगह क्या हो जाएगा, gt। ठीक, यहाँ पर ये है आपका 0, ये है आपका u और g क्या है, माइनस 9.8 t, यही हुआ। अब यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस u इक्वल टू माइनस 9.8 t, या फिर ऊपर फेंकने वाला टाइम है t। तो इस t की वैल्यू, ये तो पॉजिटिव हो गए, कितनी है ऊपर फेंकने के टाइम की वैल्यू 3, कितना आ जाएगा ये 8 3 जा 24 टू 29.4 मीटर पर सेकेंड। ये क्या निकाल लिया आपने, इनिशियल वेलोसिटी निकाल ली है, मतलब ए पार्ट आपने कैलकुलेट कर लिया। जिस वेलोसिटी से उसको ऊपर फेंका गया है वो है आपका 29.4 मीटर पर सेकेंड। ए पार्ट हो गया सॉल्व। ठीक है, अब देखेंगे इसका बी पार्ट। तो बच्चों इसके बी पार्ट में क्या पूछा गया है कि कितनी मैक्सिमम हाइट तक ये पहुंचा होगा जिस बॉल को हमने ऊपर फेंका है, मतलब ये एच पूछा गया है। और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है कि यहाँ पर हमने इसके ए पार्ट में इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी निकाल ली, कितनी 29.4 मीटर पर सेकेंड। और हम ये अच्छे से जानते हैं कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी एक पॉइंट पर आके फाइनल वेलोसिटी क्या रहती है, 0 रहती है। तो आप पहले लिखोगे यहाँ पर लेट द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस बी एच, और हमने ए पार्ट से क्या निकाल लिया है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 29.4 मीटर पर सेकेंड। और जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो हमारा जी क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, प्रीवियस भी हमने देखा था।
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, साइन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अब ऐसी कौन सी इक्वेशन है जहाँ पर हाइट हो, u आप रख पाओ और आपको g पता है, कौन सी इक्वेशन होती है, बिल्कुल सही, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। s क्या है हमारा, h है, u क्या है हमारा 29.4 t प्लस हाफ माइनस 9.8 टी स्क्वायर। अब आप कहोगे टी क्या है, टी तो अभी बताया ना, ऊपर फेंकने का टाइम कितना है बच्चों, थोड़ी देर पहले ही बताया था, टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट क्या है 6/2 दैट इज 3 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम की जगह क्या रखोगे, 3 सेकेंड रखोगे, तो आपका क्या निकल आएगा, h निकल आएगा। तो 29.4 मल्टीप्लाई 3 प्लस हाफ मल्टीप्लाई 9 माइनस 9.8 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 29.4 इंटू 3 माइनस 4.9 मल्टीप्लाई 9। सॉल्व करेंगे तो आपकी कितनी हाइट आएगी, ये आएगी आपकी 44.1 मीटर। तो ये आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, इसकी मैक्सिमम हाइट आपने कैलकुलेट कर ली है, 44.1 मीटर तक ये पहुंचा होगा। इसका मतलब बी पार्ट आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं इसका सी पार्ट। इसकी पोजीशन क्या होगी 4 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद इसकी पोजीशन क्या होगी, देखो 3 सेकंड के बाद तो ये यहाँ पहुंचा है, 4 सेकंड के बाद कहाँ पहुंचेगा, मतलब कितना डिफरेंस है, 1 सेकंड का और डिफरेंस है, वो आपको उतने 4 सेकंड में ये कहाँ पहुंच रहा है उसकी पोजीशन निकालनी है। तो चलो वो देखते हैं। अभी तक आपने क्या देखा कि इस बॉल को आपने फेंका है, 3 सेकंड में वो ऊपर पहुंचा है, वो 3 सेकंड में फिर वो नीचे आ रहा है, यही पढ़ा है। और इसकी मैक्सिमम हाइट जो 3 सेकंड में वो कवर करेगा वो 44.1 है। ठीक, यही पढ़ा है ना। और क्या आपने क्या पढ़ा है कि जब इसको फेंका इसकी वेलोसिटी आपको पता है, और एक पॉइंट पर आके इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। एंड अभी यहाँ पर क्या है 4 सेकंड, मतलब 3 सेकंड और 1 सेकंड और, ठीक है, क्योंकि पूरा टाइम कितना था 6 सेकंड ऊपर से नीचे आने तक का। अब 4 सेकंड में पोजीशन क्या होगी वही पूछा है, तो आप यहाँ पर लिखोगे इन दिस केस जिस पॉइंट पर जो हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 थी वो इसके लिए क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0। अब आप क्या लिख दोगे कि आपको पूछा गया है पोजीशन ऑफ बॉल आफ्टर 4 सेकेंड ऑफ द थ्रो इज गिवन बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड जर्नी। देयरफॉर टाइम क्या हो जाएगा 4 सेकेंड माइनस 3 सेकेंड इक्वल टू 1 सेकेंड का डिफरेंस। ठीक है, आ गया आपका। अब यहाँ पर कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, पोजीशन निकालनी है, तो आप यूज करोगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पर वो नीचे आ रहा है, मतलब g क्या होगा आपका पॉजिटिव रहेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा। u आपका क्या है 0 है, तो ये पूरी क्या होगी 0। s आप निकाल लोगे हाफ 9.8 और टाइम क्या रखोगे 1 का स्क्वायर, यहाँ से s आपका आ जाएगा 4.9 मीटर। अब ये जो s है हमने अज्यूम किया है इसको a, तो आप यहाँ पर s इक्वल टू a करके कितना लिखने वाले हो, a इक्वल टू आ गया है 4.9 मीटर। अब ग्राउंड से अगर इसकी डिस्टेंस निकालोगे तो टोटल हाइट आपकी है 44.1 मीटर। तो द डिस्टेंस और पोजीशन डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर 4 सेकेंड कितनी होने वाली है 44.1 माइनस 4.9 कितना आ जाएगा 39.2 मीटर अबव द ग्राउंड। कितना आ गया ये आपका आ गया 39.2 मीटर। इसका मतलब आपने पोजीशन निकाल ली ग्राउंड से 4 सेकंड के बाद। हो गया क्लियर, तो ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। इसके तीनों पार्ट आपने कर लिए हैं
सॉल्व। जब तीनों पार्ट हो गए सॉल्व तो इस क्वेश्चन को कर देना चाहिए लॉक और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें पूछा गया है डायरेक्शन। डज द बोयंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स इन अ लिक्विड एक्ट। डायरेक्शन पूछिए किसकी, बोयंट फोर्स की। ठीक है, तो इसको समझने से पहले आप एक कुछ कंडीशंस देख लो बोयंट फोर्स की, क्योंकि पढ़ी हुई है इस चैप्टर में। क्या पढ़ा हुआ है चैप्टर के अंदर कि अगर किसी भी लिक्विड में कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो रखा गया है तो उसकी क्या क्या कंडीशन हो सकती है, या तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, या वो ऑब्जेक्ट सिंक हो जाएगा, या फिर वो पार्शियली इमर्स्ड रहेगा। मान लेते हैं ये फ्लोट है, ये सिंक है और ये पार्शियली इमर्स्ड है। अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी लिक्विड में होगा तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। क्यों लगेगा, क्योंकि ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो यहाँ पर जो वेट है वो हमारा रहता था mg, एंड यहाँ पर इस वाटर के कारण कौन सा फोर्स लगेगा, अपथ्रस्ट, जिसको हम बोलते हैं बोयंट फोर्स। वो कहाँ लगता है, ऊपर की तरफ। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बोयंट फोर्स बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी वेट होता है, वेट नीचे की तरफ, बोयंट फोर्स ऊपर की तरफ, वेट नीचे की तरफ, बोयंट फोर्स ऊपर की तरफ। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको डायरेक्शन तो मालूम पड़ गई किसी भी ऑब्जेक्ट की, अगर वो इमर्स्ड इन अ लिक्विड एक्ट इज इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, और आप कह सकते हो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखने वाली हूं द डायरेक्शन of buoyant force on an object immersed in a liquid act is in vertically upward, or you can say in the direction opposite to the weight of an object। बात हो गई होगी क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें मालूम पड़ गया कि ये यहाँ पर जो भी आपका बोयंट फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता देती हूँ मैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लोट करना है तो वहाँ पर जो आपका बोयंट फोर्स है वो होना चाहिए ज़्यादा उसके वेट से, तब वो फ्लोट करता है, क्योंकि उसका नेट जो आपका फोर्स आएगा वो क्या होगा, ज़्यादा होना चाहिए बोयंट फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट का फ्लोट करेगा जब उसका बोयंट फोर्स जो है उसके वेट से ज़्यादा होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट सिंक कब करता है, जब बोयंट फोर्स जो है उसकी वेट से कम होता है। पार्शियली कब होता है, जब ये बोयंट फोर्स जो है उसके वेट के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पूरा क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ एक चीज़ पूछी थी डायरेक्शन, वो तो आपको इजीली पता चल गई कि वो अपवर्ड की तरफ लगेगी। इसका मतलब क्वेश्चन 19 जो है प्रॉपर सॉल्व हो चुका है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें पूछा गया है व्हाई डज द ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज्ड अंडर वाटर कम अप टू द सरफेस ऑफ द वाटर। कोई भी प्लास्टिक का अगर ब्लॉक लो और उसको पानी में रखोगे तो वो पानी के सरफेस पर क्यों आ जाता है, ये क्वेश्चन है। अभी करके देख लो आप, कोई प्लास्टिक को लेके जाओ उसको पानी के ऊपर रखोगे तो वो फ्लोट करेगा। और मैंने अभी पहले ही बताया, थोड़ी देर पहले क्या कंडीशन बताई थी फ्लोट की, कब होता है, जब बोयंट फोर्स जो है वो ज़्यादा हो वेट से, यही बताया था। तो यहाँ पर भी आप लिखने वाले हो आ block of plastic is released under water come up to the surface of water because buoyant force acting on a block of plastic due to water
is greater than the weight of a block of plastic. बात हुई क्लियर? क्योंकि बोयन फोर्स जो लग रहा है पानी के कारण उस प्लास्टिक ब्लॉक पर वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द वेट ऑफ ब्लॉक ऑफ वाटर। तो ये अगर मान लेते हैं कोई भी ब्लॉक है प्लास्टिक का, ये ऊपर ही है, क्यों है? क्योंकि जो वेट लग रहा है जो कि हमारा होता है ग्रेविटी के कारण, और जो बोयन फोर्स लग रहा है पानी के कारण, उनमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर बोयन फोर्स ज़्यादा है वेट से। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं जो डेंसिटी होती है वाटर की वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक, इसीलिए बोयन फोर्स ज़्यादा लग रहा है। बात हो गई होगी क्लियर? ये क्वेश्चन हो गया होगा एकदम दिमाग में स्टोर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन जिसका नंबर है क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें क्या बोला गया है, अ वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक। फ्लोट कब होगा, सिंक कब होगा, थोड़ी देर पहले भी बता चुकी हूँ, अब यहाँ पर फिर से बताऊंगी, लेकिन पहले लिखूंगी गिवन पोर्शन। गिवन में है आपके पास मास ऑफ अ सब्सटेंस कितना दिया गया है, m 50 ग्राम। वॉल्यूम कितना दिया गया है, वॉल्यूम है आपके पास v इक्वल टू 20 सेंटीमीटर क्यूब। एंड आपके पास गिवन है डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको बताना है कि वो फ्लोट करेगा सिंक करेगा, तो आपको क्या पता है कि फ्लोट कब करता है, जब बोयंट फोर्स ज़्यादा हो वेट से, ठीक है, और सिंक कब करता है, जब कम हो, यही पढ़ा है। तो पहले आप निकालोगे जब मास और वॉल्यूम दी गए हैं, तो आप क्या निकाल सकते हो सब्सटेंस की, आप निकाल सकते हो डेंसिटी, किसकी, सब्सटेंस की। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला बच्चों, मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। तो ये हो गया आपका 50 अपॉन 20 विच इज 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। जब आपका डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितनी आ गई है, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट मीन्स यहाँ पर वाटर की डेंसिटी से सब्सटेंस की डेंसिटी ज़्यादा है, तो आप लिखोगे सिंस सब्सटेंस की डेंसिटी इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब डेंसिटी के कारण ही क्या लगता है, हमारा बोयंट फोर्स लगता है। अगर डेंसिटी ज़्यादा आती वाटर की तो बोयंट फोर्स ज़्यादा लग रहा होता है ना, बट यहाँ पर क्या हुआ है, सब्सटेंस की डेंसिटी ज़्यादा आई है तो बोयंट फोर्स कम लग रहा होगा, दैट मीन्स देयरफॉर सब्सटेंस सिंक, क्योंकि डेंसिटी सब्सटेंस की ज़्यादा हो गई है वाटर से, वाटर के कारण ही क्या लग रहा होता है, बोयंट फोर्स लग रहा होता है। बात हो गई होगी क्लियर? जैसे ही बात हो गई है क्लियर तो हमें चलना पड़ेगा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें बोला गया है कि वॉल्यूम ऑफ अ 500 ग्राम सील्ड पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। Will the packet float or sink in water? And if the density of water is 1 gram per centimeter cube, what will be the mass of the water displaced by this packet? ठीक, पहले क्या काम होगा, वही गिवन पोर्शन को लिखना। तो गिवन में हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ सील्ड पैकेट V इक्वल टू 350 सेंटीमीटर क्यूब, और क्या दिया गया है, मास ऑफ सील्ड पैकेट M इक्वल टू 500 ग्राम।
जब मास पता है, वॉल्यूम पता है, ठीक है, और क्या दिया गया है, डेंसिटी ऑफ वाटर, रो वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां से इन दोनों के पता होने के कारण आप क्या निकाल सकते हो, डेंसिटी ऑफ सील्ड पैकेट, जिसको आप बोल दोगे रो पी पैकेट का, होता है मास अपॉन वॉल्यूम 500 अपॉन 350। यहां से डेंसिटी ऑफ सील्ड पैकेट कितनी कैलकुलेट होगी, कितनी हो गई, 1.428 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से आप देख लोगे कि जो डेंसिटी है पैकेट की वो ज़्यादा है डेंसिटी ऑफ वाटर से। इसका मतलब क्या होगा, ये जो पैकेट है ये क्या करने वाला है, ये सिंक करने वाला है। तो आप लिखोगे पैकेट विल सिंक इन वाटर। कैसे बता दिया, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा आई पैकेट की वाटर की डेंसिटी से। बात हो गई क्लियर। अब क्या कैलकुलेट करना है, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट। तो अब आपको कैलकुलेट करना है मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट। अब मास निकालने के लिए आपके पास डेंसिटी ऑफ वाटर तो गिवन है, क्या गिवन नहीं है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट। अब आप ये बताओ कि ये जो पैकेट है जिसका वॉल्यूम हमको 350 दिया गया है, जैसे ही आप इसको वाटर में रखोगे तो ये उतना ही तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड करेगा जितना इसका खुद का वॉल्यूम है, उतना ही करेगा। तो मतलब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा, कितना है वो 350 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो पैकेट सिंक करेगा पानी के अंदर वो उसका खुद का वॉल्यूम है 350 सेंटीमीटर क्यूब, तो वो उतना ही वाटर भी डिस्प्लेस्ड करेगा उतने ही वॉल्यूम का। ठीक है, बात हुई। अब जैसे ही आपको वॉल्यूम पता चल गया, डेंसिटी ऑफ वाटर इज ऑलरेडी गिवन, तो आप मास कैलकुलेट कर लोगे। कैसे, हमने पढ़ा है डेंसिटी होता है हमारा, डेंसिटी ऑफ वाटर आप लिखोगे क्योंकि वाटर का मास निकालना इक्वल टू मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड और वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, पूरा सेंटेंस लिख सकते हो। तो यहाँ पर मास आपको निकालना है, डेंसिटी आपकी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड वॉल्यूम है आपका, मास को m लिखिए, m मास ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम आपका है 350 सेंटीमीटर क्यूब। ये है आपका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से आपका मास कितना आ जाएगा, 350 ग्राम। तो यहाँ पर कितना मास डिस्प्लेस्ड होगा वाटर का पैकेट के द्वारा, वो कितना है 350 ग्राम। बात हुई क्लियर। तो आप यहाँ पर एंड में लिख दोगे द मास ऑफ द वाटर गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट इज 350 ग्राम। पूरा सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। सिर्फ यहाँ पर क्या आपको ध्यान रखना है कि जितना ये पैकेट का वॉल्यूम है, जब वो सिंक करेगा तो उसके खुद के वॉल्यूम के कारण ही जो वाटर डिस्प्लेस्ड होगा वो उसी के वॉल्यूम के बराबर होगा। ये आपको बात ध्यान रखनी है। जैसे आपको वॉल्यूम पता चल जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर तो ऑलरेडी गिवन है, तो मास कैलकुलेट हो जाएगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी हो गया है प्रॉपर सॉल्व। तो बच्चों, आई होप आज हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो आपके दिमाग में हो गए होंगे स्टोर। और जैसा कि आप जानते ही हैं, लर्नो फ्री है पर बेस्ट है, और यहाँ पर आपको मिलता है मैथ साइंस SST एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एट learnohub.com। थैंक यू।